रोक हटाई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन दवाइयों की देश में पर्याप्त स्टॉक्स को देखते हुए लिया गया ये फैसला। पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन अब भी लाइसेंस श्रेणी और निरंतर निगरानी में रहेंगी। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने की रणनीति पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्री समूह की हुई बैठक। कोरोना महामारी से निपटने के प्रयासों में समन्वय के लिए नियमित अंतराल पर होती है मंत्री समूह की बैठक। देश में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामले बढ़कर हुए 4,421। 326 लोग उपचार के बाद हुए ठीक। देश में इस संक्रमण से 114 लोगों की मौत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और कोरोना वायरस मामलों से निपटने वाले डॉक्टर्स के वेतन में 20% बढ़ोतरी की घोषणा। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। संक्रमण के मामले 13 लाख के पार पहुंचे। मरने वालों का आंकड़ा हुआ 74,000 से अधिक। जापान में कोरोना वायरस से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा के साथ ही सबकी नजरें आज होने वाली $1 ट्रिलियन प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आईसीयू में किया गया भर्ती। और डब्ल्यूएचओ ने कहा लॉकडाउन का हो रहा है प्रभाव। कहा प्रतिबंधों को उठाने के लिए डेटा आधारित कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण की आवश्यकता। स्पेन में कोरोना वायरस से मौतों की संख्या में गिरावट दर्ज। इटली में नए मामलों की संख्या में कमी। दक्षिण कोरिया में 50 से कम नए मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और खबरों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि स्टे एट होम, स्टे सेफ। इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए आप घर पर रहें। चलिए अब कर लेते हैं खबरों की शुरुआत। सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी चुनिंदा दवाइयों पर लगी निर्यात रोक हटा ली है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन दवाइयों की देश में पर्याप्त स्टॉक्स को देखते हुए ये फैसला लिया गया। 14 दवाइयों पर प्रतिबंध हटाने को अधिसूचित किया गया है। महामारी से बुरी तरह से प्रभावित देशों को भी दवाइयों की आपूर्ति की जाएगी। पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन अब भी लाइसेंस श्रेणी और निरंतर निगरानी में रहेंगी। और वहीं इस वायरस के संक्रमण से निपटने की रणनीति पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्री समूह की बैठक हुई। कोरोना महामारी से निपटने के प्रयासों में समन्वय के लिए नियमित अंतराल पर मंत्री समूह की बैठक होती है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। लोगों के टेस्ट के लिए ऑर्डर किया हुआ है और वो ऑर्डर आने चालू हो गए हैं। 1 लाख लोगों के रैपिड टेस्ट के लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है और शुक्रवार से हमें वो 1 लाख रैपिड टेस्ट कराने के लिए हमारे पास डिलीवरी चालू हो जाएगी। रैपिड टेस्ट आने के बाद जो जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, जहां हमें लगता है कि कोरोना के पेशेंट थोड़े से ज़्यादा निकले, जैसे मरकज़ में निकले, मरकज़ के आसपास का जो निज़ामुद्दीन का एरिया है, उस तरह से दिल्ली में दिलशाद गार्डन में ज़्यादा निकले थे। तो उस तरह से जितने हमारे ऐसे एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ के अंदर हम ज़्यादा रैपिड टेस्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करके वहाँ पे रैंडम टेस्ट कराएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि कोरोना कहीं वहाँ ज़्यादा फैल तो नहीं रहा और हमें पता ही ना चले। तो रैपिड टेस्ट को इस्तेमाल किया जाएगा और जो डिटेल्ड टेस्ट होते हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा हमारा टी है, दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमने पता कर लिया कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है। अब ये व्यक्ति किस किस से मिला, 14 दिन में किस किस से मिला, उनको सबको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी टीम बहुत एफिशिएंट टीम है, हमारे अफसरों की, डॉक्टर्स की, वो आइडेंटिफाई करती है और उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। ये ट्रेसिंग अभी तक दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे स्तर के ऊपर चल रही है। अब हमने पुलिस की मदद भी लेनी चालू की है। एक आदमी पॉजिटिव निकला,
उसने हमें बताया जी पिछले 14 दिन के अंदर इन 100 लोगों से मिला था। हमने उन 100 लोगों को कहा कि भाई आप अब सेल्फ क्वारंटाइन में घर में 14 दिन रहोगे। अब वो 14 दिन घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, इसके लिए हम पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस को हमने अभी तक 27,702 लोगों के फोन नंबर दिए हैं, ये पता करने के लिए कि वो जो सेल्फ क्वारंटाइन वाले हैं वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। उनके फोन से पता चल जाता है कि फोन का मूवमेंट तो नहीं हो रहा, वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, उसके ऊपर फिर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी पता कर रहे हैं कि मरकज के जो लोग निकले थे, लगभग 2000 फोन नंबर आज हम पुलिस को देने वाले हैं कि मरकज के अंदर जितने लोग थे वो कहीं आसपास बाहर के एरिया में तो नहीं घूमे थे। अगर वो बाहर के एरिया में घूमे थे और वो कहां कहां गए थे वो पता चलेगा तो उन एरियाज को सील कर दिया जाएगा। तो ट्रेसिंग के बेसिस पे हम सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे, सीलिंग करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे कि लोग सेल्फ क्वारंटाइन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारा तीसरा टी है ट्रीटमेंट। जो बीमार हो जाता है फिर उसका इलाज कराना है हमें। अभी तक दिल्ली में लगभग 525 टोटल कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। हमने इस टाइम ऑलरेडी लगभग 3000 बेड्स की क्षमता तैयार कर ली है। LNJP हॉस्पिटल हमने पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। अब वहां पे कोई इलाज नहीं हो रहा है। 1500 बेड वहां पे हैं, वहां पे केवल और केवल कोरोना वालों का इलाज होगा। जीबी पंत हॉस्पिटल में 500 बेड हैं, उसको हमने कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया, वहां पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 450 बेड्स हैं, उसको हमने पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया, वहां पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से 2450 बेड्स सरकारी क्षेत्र में हैं और 400 बेड्स हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड डिक्लेयर कर दिए हैं। इसमें मैक्स साकेत का ई ब्लॉक पूरी तरह से कोविड डिक्लेयर कर दिया गया है, जहां पे 318 बेड्स हैं। अपोलो के 50 बेड्स कोविड डिक्लेयर कर दिए गए, वहां पे और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। गंगाराम कॉलमेट के 42 बेड्स, वो अलग बिल्कुल बिल्डिंग है उनकी, उसको हमने कोरोना के लिए डिक्लेयर कर दिया, वहां और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये सारे मिला के 2950 बेड्स बनते हैं। आज दिल्ली में 525 पेशेंट्स हैं, 2950 बेड्स हमारे कोरोना के लिए अलग से ईयरमार्क कर दिए गए। तो लगभग अगर 3000 तक पेशेंट्स होते हैं तो हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स हैं। 3000 क्रॉस कर जाता है तो हम GTB हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोरोना डिक्लेयर कर देंगे। GTB में हमारे पास 1500 बेड्स हैं, तो 4500 बेड्स हो जाएंगे। इस तरह से हमने प्लानिंग की है कि 3000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 4000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 5000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 6000 पेशेंट होंगे तो किसको टेक ओवर करेंगे। इस तरह से 30,000 एक्टिव पेशेंट्स, अगर दिल्ली में 30,000 पेशेंट्स हो जाते हैं, एक्टिव पेशेंट्स, ट्रीट किए हुए नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में आए, इलाज हो गया, ठीक हो गए और घर चले गए, वो नहीं। 30,000 एक्टिव पेशेंट्स जब दिल्ली में अगर होंगे, उसकी हमने पूरी तैयारी की है। 30,000 एक्टिव पेशेंट्स में हमारे पास 8,000 हॉस्पिटल के बेड्स होंगे। वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स में होंगे उसकी सारी चिन्हित कर लिया गया है कि इतने के बाद फिर इस हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लेंगे, इतने के बाद इस हॉस्पिटल को टेक ओवर। 12,000 होटल के कमरे टेक ओवर किए जाएंगे। किस किस होटल को कब टेक ओवर किया जाएगा इसकी भी चिन्हित कर लिया गया है कि 8,000 पेशेंट होने के बाद इस होटल को टेक ओवर किया जाएगा, 7,000 पेशेंट होने के बाद इस होटल को टेक ओवर किया जाएगा, और 10,000 पेशेंट्स को बैंक्वेट्स और धर्मशालाओं में रुकवाया जाएगा। तो 30,000 जब हमारे पास पेशेंट्स होंगे तो जो सबसे सीरियस पेशेंट्स होंगे, जिन पेशेंट्स को हार्ट की बीमारी या लिवर की बीमारी या कैंसर या सांस की बीमारी या डायबिटीज होगी, वो और जो 50 के ऊपर की उम्र के होंगे, इन लोगों को अस्पताल में रखा जाएगा। और जिन लोगों को माइनर सिम्टम्स होंगे, जो 50 के कम की उम्र होंगे, कोई और बीमारी नहीं होगी इस तरह के, उनको हम होटल में और धर्मशाला में आइसोलेशन में रखेंगे। लेकिन वहां भी सारी मेडिकल सुविधाएं मौजूद होंगी,
वहाँ भी डॉक्टर्स, नर्सेस, सारी मेडिकल सुविधाएं मौजूद होंगी, लेकिन जो सीरियस किस्म के पेशेंट्स होंगे उनके लिए 8,000 बेड्स का इंतजाम किया जाएगा। कितने पेशेंट्स होने पे हमें कितने वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसका भी पूरा खाका तैयार है। 30,000 पेशेंट्स होने पे हमें 400 वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, 1200 ऑक्सीजन के बेड्स की जरूरत पड़ेगी। इनकी सबकी तैयारी की जा रही है, काफी तैयारी हो चुकी है। हमें कितने पीपी किट्स की जरूरत पड़ेगी कितने पेशेंट्स पे, इसकी पूरी कैलकुलेशन की जा चुकी है। इस वक्त बाकी चीजों की उतनी दिक्कत नहीं है, पीपी किट्स की थोड़ी सी समस्या आ रही थी, थोड़ी सी मदद कल केंद्र सरकार से पहुंची है। हमें पीपी किट्स के हमने काफी सारे ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन अगले हफ्ते तक वो ऑर्डर आने चालू होंगे। इस दौरान थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन थी, कल केंद्र सरकार से परसों चिट्ठी आई है कि 27,000 पीपी किट्स वो हमें दे रहे हैं, वो आज या कल में आ जाएगी। तो फिलहाल पीपी किट्स की समस्या भी हमारी दूर हो जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट है, तीसरा टी ट्रीटमेंट है। चौथा टी हमारा है टीम वर्क। ये कोरोना को अकेले कोई नहीं ठीक कर सकता। कोई अगर ये सोचे कि मैं अकेला कोरोना को ठीक कर दूं, वो नहीं हो सकता। ये टीम वर्क पे जब तक हम काम नहीं करेंगे टीम की तरह, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही हैं। राजनीति से ऊपर उठ के सारी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सारी एजेंसीज, सब एक टीम की तरह काम कर रही हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। इसमें सारी राज्य सरकारों को भी मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हम दिल्ली के लोग यहां बैठ के सोचें कि अपने को दिल्ली दिल्ली का सोचना है, महाराष्ट्र में कोई बीमार पड़ रहा है तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में अगर कोई बीमार है और जिस दिन लॉकडाउन खुला और वो दिल्ली आ गया तो फिर अपने दिल्ली में फैल जाएगा। दिल्ली में कोई बीमार है और कल लॉकडाउन खुलेगा, वो पश्चिम बंगाल चला गया तो वहां पे फैल जाएगा। तो अपनी सारे सरकारों को और सारे देश के लोगों को एक परिवार की तरह एकजुट होकर एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। और सारी राज्य सरकारों को हमें आपस में एक दूसरे से सीखना भी है। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं देखता हूं कि तमिलनाडु में ये हो गया, महाराष्ट्र के अंदर ये हो गया, केरला में ये हो गया, पश्चिम बंगाल में ये हो गया, राजस्थान में ये हो गया, मध्य प्रदेश में उन्होंने ये अच्छा काम किया। हमें एक दूसरे से सीख के एक टीम की तरह काम करना है। डॉक्टर्स और नर्सेस हमारी इस टीम का, हमारे इस परिवार का अहम हिस्सा हैं। किसी भी हालत में हमें उन्हें बचाना है। वो हमारे सबसे बड़े सिपाही हैं। वो हमारी इस टीम का सबसे, उनके परिवार का हमें ख्याल रखना है। कहीं कहीं मैं देखता हूं कि डॉक्टर्स के साथ उनके पड़ोसियों को, उनके कॉलोनी वालों को उन्होंने कहा कि आपको तो कोरोना हो गया होगा, आप कॉलोनी में मत घुसिए। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस कड़ी का हिस्सा हमारे डॉक्टर्स हैं और हमारे देश के लोग। हम सब लोगों को इस वक्त, लॉकडाउन के वक्त, एक अनुशासित तौर पे अपने घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। देश के लोग इस टीम का सबसे बड़ा हिस्सा हैं और मुझे बेहद खुशी है, मैं ये देख रहा हूं कि इस वक्त, ज़रूरत के वक्त, जिन लोगों के पास पैसा है वो सामने आ रहे हैं। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो कोशिश करके इधर उधर से पीपी किट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो और कई सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो खाने का इंतजाम कर रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब, ऑपोजिशन हो या पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने सभी बीजेपी के लीडर्स के, दिल्ली के लीडर्स हैं उनके साथ, जो एमएलए उनके साथ बात की थी। कल मैं सभी दिल्ली के सांसदों के साथ बात करने जा रहा हूं। उनके विचार, उनकी जो भी बातें, उनको हम सुनेंगे, उनके हिसाब से साथ काम करेंगे। और पांचवा टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। मैंने इतनी सारी बातें तो बोल दी, लेकिन इन सब बातों को मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना कि चीज़ें सही चल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे मोमेंट टू मोमेंट ट्रैक करना कि जो पूरा हमने प्लान बनाया वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वो 24 घंटे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर नज़र रखूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम कोरोना से 3 कदम आगे रहेंगे तो हम कोरोना की इस लड़ाई को मिलके जीत पाएंगे, टीम की तरह जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5T योजना, जिसकी वजह से हम
कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। और उन्होंने जो पहली बात कही वो कही टेस्टिंग, दूसरा कहा ट्रेसिंग, तीसरा उन्होंने कहा ट्रीटमेंट, चौथा टीम वर्क और पांचवा ट्रैकिंग। यानी इन तमाम 5 टीज को अगर हम अमल में लाते हैं तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं। जिस तरह से साफ तौर पर उन्होंने पहले टी यानी कि किस तरह से 50,000 जो रैपिड टेस्ट किट है उसका ऑर्डर दिया जा चुका है। मरकज के आसपास के जो इलाके हैं जो हॉटस्पॉट्स माने जा रहे हैं, रैपिड टेस्ट वहां ज्यादा करवाए जाएंगे। ट्रेसिंग की अगर बात है तो पुलिस इस पे काफी कुछ हेल्प कर रही है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो वो सेल्फ क्वारंटीन में है, क्या वो किसी से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसका दारोमदार पुलिस पर डाला गया है। और पुलिस लगातार जो राज्य सरकार है उसकी मदद कर रही है। करीबन 2000 से ऐसे ज्यादा फोन नंबर्स जो लोग मरकज में गए थे वो पुलिस को दे दिए गए हैं। LNGP जो अस्पताल है उसे कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया है। JB पंत जो अस्पताल है जहां 500 बेड्स हैं स्पेशली कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों के लिए, उसे कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी जो एक्टिव मरीज हैं, अगर दिल्ली की बात की तो 525 वो मरीज हैं जो दिल्ली में हैं। तो किस तरह से टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और इन तमाम 5 टीज की वजह से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगातार राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर साथ काम कर रही हैं, उसका जो कहीं ना कहीं जिक्र है वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है। और साफ तौर पर एक आह्वान उन्होंने भी कहा कि अगर आप घर पर रहते हैं, स्टे होम स्टे सेफ, वो कहीं ना कहीं जो एक कदम है, वो जो आह्वान है, वो जो अपील है, वो इस चेन को, इस संक्रमण को तोड़ने में बेहद मददगार साबित होगी। बढ़ते हैं आगे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन आइए हम ये भी सुनिश्चित करें कि हम सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन करें जो हमारे स्वयं के जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन की रक्षा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये दिन हमें साल भर व्यक्तिगत फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करने की ओर प्रेरित करता रहेगा, जो हमारे समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आइए हम न केवल एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करें, बल्कि उन सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, चिकित्सा कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जो बहादुरी से कोविड-19 खतरे के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री कहते हुए कि जो तमाम कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कि मेडिकल स्टाफ है यानी कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हमें उनको धन्यवाद देकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाना है क्योंकि वो कोविड-19 से लड़ने में पूरे देश की मदद कर रहे हैं। वहीं देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़कर 4,000 हो गए, 4,421 हो गए हैं, जिनमें से 1,400 से ज्यादा मामले जमात से जुड़े हुए हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,981 है। 326 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए। देश में कोरोना से अब तक 114 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि 25,000 से ज्यादा तबलीगी जमात के कार्यकर्ताओं और उनसे संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक हरियाणा के 5 गांवों को सील कर दिया गया और 1,750 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक। केंद्र सरकार और राज्य इस लड़ाई में एक दूसरे का पूरा सहयोग कर रहे हैं, समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में गुजरात सरकार कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किस तरह से तैयार है, इस बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता उत्सव परमार ने। आज पूरी दुनिया एक ऐसे बड़े खतरे से जूझ रही है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। और ये इतनी बड़ी चुनौती है, एक विश्व युद्ध से भी ज्यादा बड़ी और गंभीर चुनौती है। हर देश और दुनिया का एक एक आदमी अपनी तरह से इसके सामने लड़ रहा है, अपने अपने हथियार लेके खड़ा है। और गुजरात में इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी। तो मुख्यमंत्री जी, आपका दूरदर्शन में स्वागत है।
मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि देश का हर राज्य अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़े जा रहा है, तो इस पूरी लड़ाई में गुजरात राज्य की क्या रणनीति है, कैसी तैयारी है और क्या चुनौती है गुजरात के सामने? आज पूरा देश एक साथ खड़ा होकर इसके सामने लड़ाई लड़ रहा है। गुजरात में भी हमने 15 मार्च से फुल फ्लेज फ्रंट लाइन पर यह लड़ाई शुरू कर दी थी। 22 तारीख को प्रधानमंत्री ने जो जनता कर्फ्यू का आदेश दिया था, हमने तो 23, 24, 25 3 दिन का लॉकडाउन भी राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया, इससे पहले कर दिया था। और 24 को रात से केंद्र सरकार ने पूरा भारत को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया। त्रिस्तरीय मोर्चा हमने खोला है और 3 क्षेत्रों पर हमारा पूरा फोकस इस लड़ाई का कर दिया है। पहला तो हेल्थ सेक्टर में कोरोना ग्रस्त लोगों का जांच करना, उनका यानी कि टेस्टिंग की व्यवस्था, और उसमें से जितने पॉजिटिव केस निकलते हैं वो दर्दी और मरीज की वो ट्रीटमेंट की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, हेल्थ इक्विपमेंट की व्यवस्था, ये सब पूरी हमने कर दी है। गुजरात में हमने सिर्फ 6 दिन में 1200 बेड की आइसोलेटेड डेडिकेटेड कोविड-19 एक पूरी हॉस्पिटल अहमदाबाद में खड़ी कर दी। सभी डिस्ट्रिक्ट में 100 बेड की डेडिकेटेड आइसोलेट हॉस्पिटल हमने खड़ी कर दी है और वहाँ फुल इक्विपमेंट, स्टाफ, डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ, ये सब भी लगा दिया है। आज पूरे देश में और दुनिया में चर्चा है कि वेंटिलेटर नहीं है जी, तो हमने तय कर लिया था कि भाई हम क्यों ना बनाए। हमारे यहाँ स्किल है, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर को लेकर इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप काम करने के लिए भी एक्सपर्ट लोग हैं, तो हमने ये लोकल वेंटिलेटर बना दिया और सफलतापूर्वक उसको भी लॉन्च भी कर दिया। तो आज हमारे पास उसकी कोई कमी नहीं है। दूसरा, N95 मास्क भी हम गुजरात बना रहे हैं। PPE सूट, वो भी, उसका भी शॉर्टेज है, वो भी हम बना रहे हैं। आज कोई भी इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है। हम मानते हैं, हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि सारी ये व्यवस्था का उपयोग न हो, लेकिन अमेरिका और यूरोप जैसी स्थिति वर्स्ट कम वर्स्ट बने तो उसको लड़ने के लिए हमारे पास शस्त्र सरंजाम जी, यानी कि इक्विपमेंट्स फुल हमारे पास है अवेलेबल और वी आर रेडी। दूसरा हमारा जो मोर्चा है जी, वो है सोशल डिस्टेंस और आइसोलेशन। प्रत्येक व्यक्ति को घर में रहना है, 21 दिन तक लॉकडाउन है, तो उसकी अच्छी अमलवारी, और इसके लिए भी हमने काफ़ी कदम उठाए हैं। और मैं गुजरात की जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि लोग स्वयं अपने घर पे, स्वयं शिस्त से अपने घर पे रहते हैं और यहाँ से हर रोज मॉनिटरिंग भी होता है। और मैंने ये 1.5 साल पहले एक कमांड एंड कंट्रोल रूम खड़ा कर दिया और पूरा CCTV नेटवर्क से आधार पर गुजरात का कोने कोना हमने इससे जोड़ दिया है। तो यहाँ बैठे बैठे पता चलता है कि भाई बाहर रास्ते पे क्या हो रहा है, तो इसका भी हम काफ़ी अच्छी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालते हैं। और तीसरा जो मोर्चा है वो है आवश्यक चीज वस्तु, यानी कि सब्जी, दूध, अनाज, ये दवाइयाँ, ये सब लोगों को घर बैठे मिले और इसके कारण लोगों को बाहर निकलना नामुमकिन हो। अगर आवश्यक पड़ी तो ही बाहर निकले, तो ये भी व्यवस्था हम कर सके हैं और इसके कारण गरीब से लेकर सभी लोगों को ये व्यवस्था हमने सुपुर्द कर दी है। अभी गुजरात में हमने 65 लाख परिवार गरीब और करीबन 3.25 करोड़ लोगों को हमने 3 दिन में ये अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और अप टू डेट सबके घर पे अनाज पहुंच गया है। हमारा लक्ष्य है कि गुजरात में कोई भी भूखा ना रहे और सब लोग 21 दिन तक उनको पर्याप्त मात्रा में सब्जी, अनाज, दूध मिलता रहे, उसकी व्यवस्था भी हमने की है।
अब बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों से बात कर रहे हैं। सर, आप कोरोना से जो मरीज है उनसे भी आपकी बातचीत होती है, तो बस मैं जानना चाहता हूं क्या बातचीत होती है, क्या उनके अनुभव होते हैं? तो मुख्यमंत्री के तौर पे आपको कैसे अनुभव उनसे मिलते हैं, क्या सुनने को मिलता है, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? मैंने यहाँ से जो व्यवस्था की है इसके आधार पर मैं कोरोना के मरीज के साथ भी बात करता हूँ, क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों से भी बात करता हूँ, यहाँ से मैं डॉक्टर से भी बात कर सकता हूँ, यहाँ से जो ड्यूटी ऊपर लगे हुए पुलिस कर्मचारी से भी बात कर सकता हूँ, यहाँ से मैं गुजरात के गणमान्य लोग उनके साथ भी बात करता हूँ, सरपंचों के साथ सीधा गांव में मैंने बात की है, तो पूरा फीडबैक भी मिलता है, उसका मार्गदर्शन सूचन भी मिलता है और आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है, और इसके कारण ये व्यवस्था को ठीक करने के लिए भी उपयोग और उसका उपयोग रहता है। आमतौर पर देखा गया है कि लॉकडाउन का पालन तो लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, कहीं कहीं पे ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है कि कुछ लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे अभी भी। तो सर, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं वो समाज में बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और मैं विनती भी करता हूं, हाथ जोड़कर कहता हूं कि भाई इस वक्त आपकी बेदरकारी पूरा समाज को नुकसान करती है। जिस तरीके से तबलीगों ने जो किया और आज पूरे देश में कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं, तो बहुत नुकसान हुआ। तो ये बेदरकारी, ये आपका कोई समझदारी के बिना करना कृत्य, ये समाज को नुकसान कर रहा है। तो इस वक्त ये नहीं होना चाहिए और आपको अनुशासन का पालन करना चाहिए, आदेशों का पालन करना चाहिए, ये आवश्यक है, और आपके माध्यम से मैं उनको विनती करता हूं। सोशल मीडिया में अगर हम देखें कि फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पे सच और झूठ को मिलाकर कई हाइब्रिड जानकारियां भी पैदा होती है। लोग कभी कभी भ्रमित भी हो जाते हैं उस चीज से। तो सर, कैसे इन अफवाहों से बचा जाए और किस तरह से सच्ची जानकारी पाई जाए? जो अफवाहें फैलाते हैं और सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग करते हैं, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त, इसी समय ये बहुत नुकसान करता है, तो इसके सामने कड़े से कड़े कदम हम लोग कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी हमने गिरफ्तार भी किया है, उस पर मुकदमा भी हमने दर्ज किया है। एक आखिरी सवाल ये है कि सर, हम एक अदृश्य शत्रु के सामने लड़ रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा है, और ये लंबी लड़ाई है, किश्तों में लड़नी है। और तो इस समय में देश के युवा का, देश के हर नागरिक का एक मनोबल कैसे बना रहे, उसके लिए आपकी क्या अपील रहेगी? ये लंबी लड़ाई है, हमें एकजुट होकर इसके सामने लड़ना है, और लड़ने में हम पीछे न रहे और अपना आत्मविश्वास और विजय की जिजीविषा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विजय हमारा ही होगा। ये थे हमारे साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जिन्होंने ये कहा कि विजय हमारी ही होगा। हम अपनी जिजीविषा के साथ, हमारे मनोबल के साथ, हमारी पूरी शक्ति के साथ, तन और मन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो इस बीमारी को जरूर से हराएंगे। तो मुख्यमंत्री जी, हमसे बात करने के लिए, दूरदर्शन समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास पेशकश मुख्यमंत्री निवास स्थान से, गांधीनगर से। मैं उत्सव परमार, कैमरामैन भार्गव त्रिवेदी और देवशी वारोतरे के साथ, दूरदर्शन समाचार, अहमदाबाद। और वहीं दिल्ली के नरेला में स्थित क्वारंटीन सेंटर का संचालन भारतीय सेना कर रही है। नरेला कैंप में सेना के अतिरिक्त चिकित्सा कर्मचारी सिविल चिकित्सा कर्मियों के साथ काम कर रहे हैं। कैंप में सुविधा को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।